Mrs. Parul Arya, founder of Learn English with Parul Arya, a renowned English trainer and personality development coach, interview expert. बहुत बहुत स्वागत है मैम आज आपका बीसीएन के स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपके लिए लर्न इंग्लिश विद पारुल आर्या की शुरुआत कैसे हुई? मैं बहुत एक्साइटेड इस चीज के ऊपर बोलने के लिए। मैं बहुत कम उम्र में इस वेंचर को शुरू किया है मैंने। जब मैं सिर्फ 13 साल की थी मैंने तब एज अ होम ट्यूटर के तौर पर इस काम को शुरू किया था। आई नेवर न्यू मेरी खुद की एक टाइम के बाद अकेडमी होगी और लोगों से प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग चाहेंगे मुझसे सीखना। बट मैं सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, अपनी मम्मा के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनना चाहती थी, बिकॉज माई मदर वॉज अ सिंगल मदर, सो आई वॉन्टेड टू हेल्प हर आउट। और मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहती थी, दैट वॉज द ओनली इंटेंशन। एंड मुझे बात करने का बहुत शौक था, तो बात करते करते इस सफर शुरू हुआ। मम्मी की सैंडल पहन के मम्मी की चुन्नी ऐसे ले लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। मम्मी की लिपस्टिक लगा के जो ढंग से लगाना भी नहीं आता था। तो पहले मैं टीचर खेलती थी अपने आजू बाजू के मोहल्ले के बच्चों के साथ। मेरे बाजू में विश्वकर्मा आंटी रहती थी, आज भी मैं उनसे संपर्क में हूँ। सो विश्वकर्मा आंटी की तीनों बच्चियों को मैं उनके साथ टीचर खेलती थी। आंटी ने एक बार कहा कि बेटा तू सिर्फ खेलती क्यों है, पढ़ाया भी कर। मम्मा ने भी एक बार ये चीज बोल दी थी कि बेटा उन्हीं स्त्रियों का बहुत सम्मान है आज के तारीख में जो अपने पैसे खुद कमाती है और आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरपूर है। तो मुझे उन दोनों की बात बहुत अच्छी लगी। मम्मी की बात तो सीधा अंदर तक चली गई और हिला के रख दिया कि नहीं, पैसा खुद कमाना है तभी इज्जत मिलेगी। और फिर वो विश्वकर्मा आंटी ने भी बोला कि तू सिर्फ खेलती क्यों है, मम्मी की सैंडल पहन के, हाथ में स्टिक लेके, मम्मी की चुन्नी लेके, तो पढ़ाना मेरी बच्चियों को, मैं तुझे हर एक बच्चे का 100 रुपए दूंगी। और मुझे लगा 100 रुपए ये तो बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने बोला हाँ आंटी, मैं बिल्कुल आपकी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। और फिर मैंने उनकी बच्चियों को एज अ मदर टीचर जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं 7th स्टैंडर्ड में रही थी और उनके बच्चे थे 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड में, है ना। तो मैंने इतने छोटे बच्चों के साथ पढ़ाने की शुरुआत की मेरे घर के चटाई पर। और फिर उनके जो बच्चे हैं उन्होंने एकेडमिकली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। फिर आपको तो पता है मोहल्ले की आंटी कैसी होती है, अगर बच्चों ने कुछ अच्छा अचीव किया तो कैसे किया, किसकी वजह से किया, ये उन्होंने पूरे मोहल्ले में बता दिया। अब जब नेक्स्ट फाइनल जो बोलते हैं ना, पहला एक टर्म एग्जाम्स होती है फिर फाइनल एग्जाम्स होती है, तो टर्म एग्जाम्स में मेरे पास सिर्फ 3 स्टूडेंट थे, विश्वकर्मा आंटी के 3 बच्चे जो अलग अलग स्टैंडर्ड में थे, ठीक है। और अंडर मतलब वो 4th स्टैंडर्ड के अंडर ही थे। तो जब फाइनल एग्जाम्स की बात थी, मेरे लिविंग रूम के चटाई पर, मेरे पास कोई बेंचेस टेबल नहीं थे, कोई व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड नहीं था, मेरे चटाई पे 19 बच्चे बैठते थे पूरे मोहल्ले के। आंटी ने सबको बता दिया। सारी मम्मी लोग अपने अपने बच्चों को लेके आती, पारुल मेरे भी लड़के को पढ़ा दे, पारुल मेरी भी लड़की को पढ़ा दे, इसके भी अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करवा दे। और फिर सारी आंटीज लोग मुझे 100 रुपए देती थी। और मैं उस जमाने में, जब मैं 13 साल की रही, आज मेरी उम्र 32 साल है, तो जब मैं 13 साल की उम्र की थी तब मैंने 1900 रुपए कमाना शुरू किया था। और इस चीज ने मुझे बहुत आत्मविश्वास, बहुत कॉन्फिडेंस, और मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं बढ़ा, मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं मम्मी के ऊपर आर्थिक बोझ तो नहीं होंगी, उल्टा मैं मम्मी की मदद करूंगी, अपने खर्चे भी खुद उठाऊंगी। तो इस तरीके से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। फिर 10th के बाद जिस ट्यूशन क्लास से मैंने पढ़ाई की, लवेश ट्यूटोरियल से, है ना, उन्होंने ही मुझे इंग्लिश टीचर के तौर पर वहां पे ज्वाइन करवाया। उन्होंने मुझे 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि 1 घंटे आपको 8th स्टैंडर्ड, 1 घंटे आपको 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को अकेडमिक इंग्लिश पढ़ाइए, स्पोकन इंग्लिश नहीं, उनकी अकेडमिक इंग्लिश। और हम आपको 8th स्टैंडर्ड का 1000 रुपीज अ मंथ और 9th स्टैंडर्ड का 1000 रुपीज, 2 आवर्स के 2000 रुपीज देंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो ऑफर कि मैं आप एक इंस्टीट्यूट लेवल की टीचर बन जाऊंगी करके। और मैं सिर्फ 10th उस समय क्रॉस किया था, मेरा 10th का एग्जाम्स क्लियर किया था मैंने, तो फिर मैंने वो भी ऑफर स्वीकार लिया। फिर उसके बाद मुझे टवानी ट्यूटोरियल से ऑफर आया। फिर टवानी के बाद इन्फोसिस कंपनी की मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर बन गई, ठीक है। और इन्फोसिस के बीपीओ सेक्टर में वाई जैकिंग और वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर के तौर पर पुणे हिंजेवाड़ी में मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैं नागपुर वापस आई क्योंकि मुझे बीपीओ इंडस्ट्री छोड़ना था और मुझे अपने होम टाउन वापस आना था। तो मैं अपने होम टाउन वापस आई। वहां पे मेंटोर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट करके एक अकेडमी थी, वहां पे मैंने एचआर की भी तौर पर काम किया,
एज एन HR और इंटरव्यू कोच के तौर पर काम किया कि मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस कैसे होते हैं, किस तरह के सवाल उनके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने वो सब सिखाया। एंड देन कैलिबर्स नोवा करके एक नागपुर का लीडिंग कॉमर्स इंस्टीट्यूट, वहां पर मैं BCom, BBA, BCCA 11th 12th इनकी एकेडमिक टीचर के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर भी थी। और मैंने फिर जब कैलिबर्स नौ में 5 साल हो गए तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सालों का अनुभव हो चुका है, मेरे सब्जेक्ट का मुझे इन डेप्थ नॉलेज भी है ना, स्किल्स भी है, तो क्यों ना मैं खुद का कुछ शुरू करूं। बहुत करेज, बहुत रिस्क उस टाइम पे था वो चीज कि यार एक मंथली स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैंने बोला चलो रिस्क लेकर देखते हैं। इतने बुरे संबंध हमने किसी के साथ खराब नहीं किए कि अगर हमारा काम नहीं चला तो वो वापस हमें काम पर नहीं रखेंगे, अगर काम नहीं चला तो वापस जाएंगे कैलिबर्स में या फिर मेंटोर में या टवानी ट्यूटोरियल में कि सर फिर से इंग्लिश टीचर आप क्या बनना चाहते हैं, और हमें इतना विश्वास था कि वो हमको फिर से मौका देंगे, लेकिन उस चीज की नौबत नहीं आई। हमारा काम बहुत अच्छा चला, स्टूडेंट्स ने हमें सम्मान के साथ साथ बिजनेस भी बहुत सारा दिया, हमारे पास एनरोल किया, हमसे सीखने की इच्छा जताई, और इस तरीके से हम हमारा खुद का अकेडमी शुरू कर पाए। बिना रिस्क के तो कोई भी बिजनेस नहीं होता है, और जो मोहल्ले की जो आंटियों की पहचान होती है वो अमूमन गॉसिप वाली रहती है जी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप बुरी चीज में भी अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में भी हैं और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप किसी भी चीज को सोना बना सकते हैं, उसका आप जीता जागता उदाहरण है। पारुल जी, आपके ट्रेनिंग सेशंस में कौन सी स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है? वेल, हम कम्युनिकेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ एजुकेटेड होना काफी नहीं है, क्योंकि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है पर इसके बाद में भी जॉबलेस है। और फिर क्या होता है, एक ऐसा माइंड से जाता है जो नहीं आना चाहिए आजकल के यंगस्टर्स में कि सरकार की गलती है, नौकरियां ही नहीं है, समाज की गलती है, परिवार की गलती है, मतलब वो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मैं स्टूडेंट्स को सिखाती हूं कि अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, ब्लेम गेम मत करो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में काम है, अगर आप करें, आपको हर कोई काम देने के लिए तैयार है अगर आप उनको व्यापार ला कर दे। बेरोजगारी हिंदुस्तान के लिए नहीं बनी है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि अगर आप उनकी मदद कर सकते तो वो बदले में आपको पैसे जरूर देंगे, आप उनके व्यापार में व्यापार लाके देंगे, बिजनेस लाके देंगे, प्रॉफिट लाके देंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहेंगे और आपको काम देंगे। मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया है। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सिर्फ एजुकेटेड मत बनो, स्किल्ड बनो, और स्किल्ड को, जो आपकी स्किल्स है उसको मोनेटाइज करना सीखो कॉन्फिडेंटली, यानी अपनी स्किल्स को पैसों में तब्दील करना सीखो। There are a lot of people who can speak English, but not everybody can speak or teach. ठीक है, it's easy to speak, but it's equally difficult to teach. So teaching skills एक altogether different ball game है ना। तो कई लोग मेहंदी बहुत अच्छा बना लेते हैं, but then उस मेहंदी से पैसा कमाना नहीं जानते। कई लोग सेल्फ मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मेकअप करना आता है, मेकअप आर्टिस्ट बनो, मोनेटाइज करो, पैसा कमाओ उस चीज से। पैसा आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। पारुल जी, कई लोगों की ख्वाहिश रहती है कि थोड़ा बहुत तो वो अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ी हिचक महसूस होती है, तो जो पब्लिक हेजिटेशन जो रहता है उसे आप अपने ट्रेनिंग स्किल्स में कैसे निकालते हैं सामने वाले में? मेरा एक बहुत सिंपल उसूल है, आप पानी के बाहर खड़े रह के तैरना नहीं सीख सकते। राइट। अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना होगा। करेक्ट। आप साइकिल चला के कार चलाना नहीं सीख सकते जी, है ना। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें समझकर पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म में खुद को उतारना पड़ेगा, बार बार उतारना पड़ेगा। और ये मौके मैं मेरे क्लास में देती हूँ। मैं हर मंडे एंड थर्सडे को मेरे क्लास में कॉन्वर्जेशन प्रैक्टिस, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू डेफिनेटली रखती हूँ। मैं हफ्ते के 4 दिन पढ़ाती हूँ ना, तो मैं ट्यूसडे और वेंसडे को पढ़ाती हूँ और मंडे और थर्सडे को इनकी ओरल एग्जाम्स होती है एवरी वीक, जिसमें इनको 3 टॉपिक्स रहते हैं। मॉक इंटरव्यू का एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, एक पब्लिक स्पीकिंग टॉपिक होती है जिसमें मैंने उनको टेक्निकलिटी सिखाई कि शुरू कैसे करे, खत्म कैसे करे, शेप कैसा दे उसको,
ठीक है, उसको अपने ऑडियंस के साथ रेलेवेंट कैसे बनाए, रिलेटेबल कैसे बनाए कि वो उससे रिलेट करके कनेक्टेड फील करे, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट टू बी एबल टू कनेक्ट विथ योर लिसनर्स, विद योर ऑडियंस। ठीक है, अगर आप बहुत ही फ्लावरी और जार्गन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं बट योर ऑडियंस इज नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट, देन इट्स वेस्ट। ठीक है, तो ये मैं उनको टेक्निकलिटी सिखा के सीधा खड़ा करती हूँ कि ओके, अब मैंने सिखाया ना बेटा कि ऐसे शुरू करना, ऐसे खत्म करना, इस विषय पे सिर्फ 10 लाइन अपने आप को इलाबोरेट करते हुए बताना है। अब मंडे का दिन आ गया है, आपको फ्राइडे सैटरडे संडे मिला है प्रिपेयर करने के लिए, 3 days आर मोर देन इनफ। नाउ सामने आइए, ऑडियंस बैठी रहेगी, स्टूडेंट्स बैठे रहेंगे, बोलिए, सीखिए कैसे बोलते हैं। With all the optimism I've got in my heart, with all the smile I've got in my face, I'd like to take this moment as an opportunity to put forth my views on today's given topic. Ladies and gentlemen, my name is Parul Arya. Today I'm going to speak about Women's Day. So इस तरीके से जो मैंने उनको मैंने उनको 10-15 ऑप्शंस दिए हैं, सिर्फ एक ही नहीं। अगर इतना बड़ा नहीं जमता है तो आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक टुडे। द टॉपिक फॉर टुडे इज, हेलो एवरीबॉडी, आई हैव बीन गिवन अ टॉपिक टू स्पीक ऑन एंड द टॉपिक इज, ठीक है, मैंने उनको अलग अलग ऑप्शंस दिए जो उनको अच्छा लगे, ठीक है, जिसको वो कॉन्फिडेंटली बोल सके बिना हिचकिचाहट के, ऐसे मैंने उनको ऑप्शंस दिए। और फिर मैं बोलती हूँ अब बोलो, अब नॉलेज को इंप्लीमेंट करो, नॉलेज को अमल में लाओ। पहली बार डरोगे, हिचकिचाओगे, हड़बड़ाओगे, अटकोगे, पर जब आप बार बार जाओगे तो हिचक ही खत्म हो जाएगी। जैसे हम पहली बार कार चलाते तो क्या होता है, हमें डर लगता है कि हमारे वजह से किसी और को चोट ना लगे और कोई हमारी कार में डेंट या स्क्रैच ना आ जाए। बट जब हम बार बार कार चलाते तो क्या होता है, रम जाते हैं, वी गेट द हैंग ऑफ इट, वी बिकम हैबिचुअल, और हम बहुत स्मूथली कार को चला लेते हैं, कितने भी ट्रैफिक में चला लेते हैं, कितने भी खराब रास्ते पे चला लेते हैं। कैसे, हैबिट हो गई। जब पहली बार खाना बनाओगे तो तड़का लगाने में भी डरोगे, घबराओगे, अरे यार मुझ पे तेल ना उड़ जाए, अरे यार चीजें जल ना हो जाए, है ना। लेकिन जब आप बार बार खाना बनाते तो क्या होता है, रम जाती है, आदत हो जाती है, एंड यू गेट सो यूज्ड टू इट कि आपके लिए इट्स लाइक अ केक वॉक, इट्स लाइक वेरी इजी फॉर यू टू cook food for your loved ones and for yourself, right? So इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है। पहली बार हिचकिचाओगे, दूसरी बार डरोगे, तीसरी बार घबराओगे, चौथी बार you will get used to it, आपको समझ में आएगा। कोई आपको टमाटर जूते चप्पल फेंक के नहीं मार रहा। Everybody is scared about what people are thinking about them. Nobody is actually judging you. People are worried about them. So you come and speak. बोलो। ये हिचक जो रहती है इंसान में, ये केवल सिर्फ कॉमन मैन में ही नहीं रहती है, बल्कि आईएएस ऑफिसर्स, एडिट क्लास में एडवोकेट्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, इनको भी मैम आपने ट्रेन किया हुआ है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी भी काफी हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, मोर देन 15,000 पीपल। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहता है जब आप उनको फेस करते हैं, विच पीपल दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन देयर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनको ट्रेन करने में कैसा क्या अलग एक्सपीरियंस आता है आपको? वेल, जब वो मुझे बताते हैं कि वे अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हुए भी उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पर वे डिजर्व करते हैं, मैं पूछती हूँ ऐसा क्यों? तो कहते हैं कम्युनिकेशन के कारण, कॉन्फिडेंस के कारण। कोई हमसे पीछे से आया हुआ व्यक्ति जिसने हमारी जितनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, हमारे जितना अच्छा अचीव भी नहीं किया, या फिर हमने सेम लेवल पे अचीव किया फिर भी वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी जूनियर हूँ। पूछा क्यों? इंग्लिश। हाँ, तो वो कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा ओके, अगर ये चीज है तो हम आपको सिखा देते हैं। क्योंकि क्या होता है, महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है मैडम, ठीक है, तो ऑफिशियल वर्किंग प्लेस में भी मराठी में ही बात करते हैं। तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है, उनके साथ कोई इंग्लिश बोलने वाला ही नहीं है, हाउ आर दे गोइंग टू बी कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, राइट? एंड देन दे आर जस्ट that they are not able to speak this language. उनको तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है ना। और आपको बता दिया जाए कि जो ये लोग पढ़ाई करते हैं, ये सिर्फ एग्जाम पूर्ति पढ़ाई करते हैं, यानी उसमें जो इंग्लिश होती है, आप सोचते होंगे ना कि अरे ये एग्जाम क्रैक करने के लिए इन्होंने इंग्लिश तो पढ़ा ही होगा ना, लेकिन सिर्फ वो एग्जाम पूर्ति पढ़ा है। रियल रिटन इंग्लिश और प्रैक्टिकल बोलने वाली इंग्लिश में डिफरेंस होता है। हम लिखने में, हम व्हाट्सएप में किसी से कितना भी लंबा चैट कर सकते हैं, लेकिन वही जब बात सामने किसी के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन की आती है, बात करने की आती है, देन पीपल फंबल, ठीक है, उनके पास शब्द ही खत्म हो जाते हैं, दे गो स्पीचलेस, राइट, ठीक है, दे बिकम टंग टाइड। तो यहाँ से मेरी एक्चुअली क्लासेस शुरू होती है। फिर मैं उनको प्रैक्टिकली बोलना सिखाती हूँ कि हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे किसी स्ट्रेंजर के साथ कैसे बात करें, डॉक्टर के साथ कैसे बात करें, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप बच्चों के टीचर्स के साथ कैसे बात करें,
ठीक है? Does he come on time? Does he come regularly? Does he listen to you? Does he bother you? How is he good at studies? ठीक है? So how is he behaving in school premises? तो किस तरीके से एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के टीचर्स के साथ बात करेंगे, मैं वो भी सिखाती हूँ। मल्टीप्लेक्स में आप टिकट बुक कर रहे हो, आपको छावा मूवी देखना है, छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी देखना है आपको, तो आप इंग्लिश में टिकट बुक कैसे करेंगे? मैं जानती हूँ बुक माई शो का जमाना है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कम्युनिकेशन पीछे छूटते जा रही है? आपको फिर से प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन छूट जाएगी। एंड देन आज आप जॉब करो या व्यापार करो, खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको हाई टिकट क्लाइंट चाहिए, अगर आपको अपना व्यापार को ग्लोबलाइज करना है, ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है, यू हैव टू टॉक टू पीपल, यू हैव टू कन्विंस देम। तो इसलिए जरूरी होता है। सो पारुल जी, हर किसी इंसान की एक अपनी एक कहानी होती है जो कि वो चाहता है कि जोश जैसे प्लेटफॉर्म्स या टेडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे उसे कभी मौका मिले सबके सामने आने के लिए। What was your journey जब आपको कॉल आया था जोश के लिए? वो तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था मेरे लिए। जैसे कि मैं उस समय सुबह के 9 बज रहे थे, 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम, और मैं लिटरली दिया जला रही थी उस टाइम पे, एंड मतलब मैं दिए को प्रज्वलित कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है? तो उतने में मेरी एम्प्लॉय प्रांजलि लांबट वो ऑफिस वाले जगह से मंदिर वाले रूम में आई और उसने कहा, मैम आपके लिए कॉल है, देयर इज अ कॉल फॉर यू। एंड आई वाज लाइक, उन्हें बोलो कि आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कॉल मी लिटिल लेटर। तो उन्होंने बोला, नहीं मैम, आई कैन नॉट हैंग अप दिस कॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या हो गया प्रांजलि, व्हाई आर यू बिहेविंग सो वियर्ड? मैम ये कॉल जोश टॉक से है। मैंने बोली क्या होता है ये जोश टॉक? मैम बोले जोश टॉक यूट्यूब का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है, मैंने उसके काफी सारे वीडियोज देखे, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब ओके। तो फिर मैंने बात किया, पहले मैंने दीपक जलाया, डेफिनेटली मैंने दिया को प्रज्वलित किया, और फिर मैंने फोन उठाया और फिर मैंने बोला कि हाँ बोलिए। तो बोली, मैम हमने आपका लिंक्डइन चेक किया है, हमने आपके गूगल रिव्यूज चेक किए हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आपके रील्स देखे हैं, और गूगल पे रिव्यूज हमने आपके पढ़े हैं, तो हमें आपका इंटरव्यू लेना है। एंड आई एम लाइक ओके, तो आपके इंटरव्यू लेने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा है? हम आपकी पहली स्टोरी फोन पर सुनना चाहते हैं, फिर उसका प्रॉपर एक शूट होगा। मैंने बोला ओके, कहाँ शूट होगा? तो बोले हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है। मैंने कहा माफी चाहते हैं, हम गुड़गांव नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं मैम, जोश टॉक की पूरी टीम नागपुर आएंगी। मैंने बोला ओके, दैट साउंड्स इवन बेटर, आई कैन डू दैट। तो मैंने उनको 4 बजे का कॉल स्केड्यूल करवाया था उस टाइम पे, और फिर 4 बजे उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी। पहले वो मुझे जोश टॉक इंग्लिश के लिए मतलब प्रमोट करवाना चाहते थे, या उस पर मेरा वीडियो अपलोड करवाना चाहते थे कि ये इंग्लिश कैसे सिखाती है। उसके बाद जब उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी तो उन्होंने कहा, नहीं आप तो जोश टॉक मोटिवेशनल पार्ट के लिए बनी हो, ठीक है, आपकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी है कि काफी सारे लोगों को प्रेरित करेगी, तो आप तो वहां पे हम आपका वीडियो उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। एंड देन उन्होंने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, उनकी पूरी टीम आई थी क्रोमा स्टूडियो में, हिंगना टी पॉइंट के पास में। एंड देन मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ, वो पोस्ट हुआ, रातों रात वो वायरल हो गया, 1.3 मिलियन व्यूज आ गए उसके ऊपर। मैं देखती रह गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जिंदगी आपको मौके देती है, उस मौके को रिकॉग्नाइज करना एंड स्क्वीजिंग एवरी ड्रॉप ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट कम्स योर वे इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना? सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उनको हकीकत में, हाँ, उनको हकीकत में तब्दील करने के लिए ये प्रकृति आपको बहुत सारे मौके देती है, उस मौकों को पहचानना, ठीक है, और उस मौके का फायदा उठाना। और मैं ये पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ। मैम जैसे आपने इंटरव्यू की शुरुआत में बात बताई कि आप अपनी मम्मी को मिरर करती थी बचपन में। जी, अमूमन सभी ये मेरी मम्मा है। ग्लैड मेरी मम्मा है। वो टैटू में जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, आई होप वो सामने भी उतनी इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। टैटू उनकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, वो रियल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। बच्चियां बचपन में अपनी माँ को देखते हुए बड़ी होती हैं, उनके एक्शंस को मिरर करती हैं। आपने बताया कि आपकी मम्मी ने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट वुमेन होना कितना जरूरी है और समाज उसकी इज्जत करता है। जी। आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना और सेल्फ रिलायंस का क्या मतलब है? वेल, अगर आप बिना किसी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट के, बिना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर जिंदगी को पूरे सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं अपने अरमानों को भी पूरा करना चाहते हैं, है ना, तो इस चीज के लिए अगर आप समाज के हर किसी व्यक्ति से सम्मान चाहते हैं, जो आपकी बेयर मिनिमम चीज है ना, तो उस चीज के लिए आर्थिक
तौर पर आपका आजाद होना, आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना, ये बेहद जरूरी है। ये मैंने मेरी मम्मा के केस में भी देखा है, क्योंकि मेरी मम्मा सिंगल मदर थी, कभी गिव अप नहीं किया, हमें शिक्षित किया, हमें काबिल बनाया, हमें अच्छा इंसान बनाया, हमारे अंदर अच्छे संस्कारों को इनकलकेट किया। हमारी मम्मी ने तो ये तक सिखाया हमें कि एक हाथ से दान करो और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। जितना जरूरी आपके लिए आज की तारीख में कमाना है, उतना ही जरूरी आपके इनकम में से कुछ परसेंटेज का दान करना भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे मम्मी ने हमको बहुत सारे संस्कार दिए, है ना। तो उसी में से एक संस्कार ये भी था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता कितना जरूरी है, और इस बात से मैंने बहुत रिलेट किया और ये बात मुझे बहुत जोर से लगी, और हाँ, मैंने उस पर अमल किया। मैंने बहुत कम उम्र से खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाया। इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। मैम, जानना चाहूंगी आपसे, कई बार ऐसे थोड़ा फनी वे में हम देखते हैं कि कई जगह पे हम बोर्ड्स पे लिखा हुआ देखते हैं, इंग्लिश स्पीक ना सीखें, जहाँ लिखा भी नहीं हुआ है कि इंग्लिश बोलना सीखें। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे, हम इंग्लिश सीखेंगे, मैं इंग्लिश टीचूंगी। मैंने भी वो मीम्स बहुत देखे हैं, मुझे बहुत इंस्टेंटली बहुत हंसी आ जाती है उस चीज के ऊपर। जी, इसकी काफी सारे मीम्स भी बनते हैं, लेकिन ये हकीकत में भी होते हैं। नागपुर में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं, एजुकेशनल एरियाज, मंगलवाड़ी एंड ऑल, हम देखेंगे वहां पे कॉम्प्लेक्स में कहीं कहीं बोर्ड्स लगे हुए हैं, इंग्लिश स्पीक ना सीखे, एंड पीपल एनरोल भी करते हैं वहां पे जाके। तो वो जो स्टडीज रहती हैं, उनसे आपके इंस्टीट्यूट ये जो है कैसे थोड़ा डिफर है? वेल, सबसे पहली बात तो मैं अपने स्टूडेंट्स को 1 से 2 दिन का फ्री डेमो देती हूँ, और मैं मानती हूँ कि जिस एज ग्रुप के लोग मेरे पास आते हैं, है ना, 18 एंड अबव, वो सारे लोग ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रेनर को खुद को इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं। करेक्ट। और वो सिखाने में कितनी सक्षम है, और वो जो सिखा रही है वो हमारे काम का है या नहीं है। जो सिखा रही है उससे हमें फायदा होगा, उसे सीखने में हमें मजा आ रहा है, इससे सीखने में हमारा भविष्य और बेहतर होगा। हम जिस उद्देश्य से उनके पास ये क्लास लगा रहे हैं, क्या वो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स डेमो में देख सकते हैं। प्लस मेरे गूगल रिव्यूज है, जिस पर लोगों ने सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं दी है ना, खुल के निबंध लिख दिया है। 200 से ज्यादा रिव्यूज है। प्लस इसके अलावा इंस्टाग्राम पे लर्न इंग्लिश विद पारुल आर्या करके मेरा पेज है, जिस पर 2000 से ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है, और हर वीडियो में मैं मौजूद हूँ। एवरी ऑल्टरनेट डे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी जाती हूँ, जिसमें मेरी क्लियर टीचिंग स्किल्स नजर आती है ना। तो मैं स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ डायरेक्ट आकर इन्फ्लुएंस होकर पैसे मत दो। पहले आप गूगल रिव्यूज पढ़ो। आज आप एक मूवी भी मल्टीप्लेक्स में देखने जाते हो, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो क्या करते हो आप? रिव्यूज पढ़ते हो, 4 लोगों से पूछते हो। तो अगर कोई ट्रेनर वाकई में सक्षम है तो 4 लोगों से पूछो, गूगल के रिव्यूज पढ़ो। आज कोई भी इंस्टीट्यूट या व्यापार फिजिकली बाद में एग्जिस्ट करता है, डिजिटली पहले एग्जिस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है हमारी कोई वेबसाइट होगी, हमारा एक यूट्यूब चैनल होगा, जिसमें स्किल्स क्लियरली नजर आएगी कि व्यक्ति कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी सक्षम है, टीचिंग स्किल्स है कि नहीं, इंग्लिश खुद को बोलना आता है कि नहीं, इसको इसके सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं, ये कितनी एक्सपीरियंस्ड है ना। तो आप वो अच्छे से देखें। जब रिव्यूज पढ़ लिया, वीडियोज देख लिया, उसके बाद डेमो ले। डेमो लेने के बाद जब आपको यकीन हो मन की तसल्ली से कि शी इज द राइट ट्रेनर फॉर मी, शी कैन मेक मी केपेबल to speak English in a magnetic way, confidently, fluently, grammatically correct. She's definitely going to help me to become employable and crack any given interview. Right? जब ये मन से तसल्ली हो जाए, उसके बाद पैसे देकर एनरोल करें, ना कि सिर्फ बोर्ड पे पढ़ लिया और मजबूरी में चले गए। आज बहुत ही कैसे कहेंगे, अवेयर होके निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने स्पोकन इंग्लिश का मजाक बना के रखा है। ठीक है, ट्रेनर को इंग्लिश बोलना आता नहीं है, सिर्फ ग्रामर पढ़ा देते हैं, टेंसेस के 12 फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ 12 एग्जाम्पल, और उनको लगता है कि इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो गई। नहीं, मैं ये नहीं करवाती हूँ। मैं शब्द सिखाती हूँ, वोकैबुलरीज, मैं वाक्य बनाना सिखाती हूँ, उस वाक्य को पूरे खोल के बता देती हूँ कि यहाँ पर अगर ये चीज लगी तो क्यों लगी और उसका क्या मतलब है। अगर ये चीज इस चीज से रिप्लेस होगी, अगर इस हैज बीन से रिप्लेस होगा तो मतलब किस तरीके से चेंज हो जाएगा, हैज बीन का अर्थ क्या है और इसका मतलब क्या है, क्यों यहाँ इसकी जगह हैज बीन लगा है। मैं पूरा चीज उनको बता देती हूँ। सिर्फ शब्द नहीं, सिर्फ वाक्य बनाने, सिर्फ व्याकरण नहीं, प्रैक्टिकली कॉन्वर्सेशन सिखाती हूँ। होटल में अगर आप बात करते हो तो कैसे बात करोगे, रेस्टोरेंट में बात करते हो तो हाउ आर यू, आई एम फाइन के आगे आप कैसे बात करोगे, मल्टीप्लेक्स में मूवी टिकट बुक कर रहे हो तो कैसे बात करोगे, है ना, किसी मूवी के ऊपर रिव्यू दे रहे हो पब्लिकली, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे बात करोगे।
तो ये सारी चीजें, डॉक्टर के पास आपको जाके बोलना है कि आई गॉट स्टमक एक एंड हेडेक एंड इट्स बीन फॉर 2 days, लाइक आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 days। आपको डॉक्टर से खुल के बात करनी है, तो आप किस तरीके से बात करोगे? आपका फ्रेंड बीमार है, उससे आपको वो तो हाउ आर यू के जवाब आई एम फाइन नहीं देगा ना, जब वो फाइन है ही नहीं तो फाइन बोलेगा क्यों? तो उससे अगर वो बोलता है आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट वेल, तो आप आगे कॉन्वर्जेशन कैसे ले जाना? किसी ऐसे मित्र के साथ कैसे बात करना जिससे आप एक अरसे बाद मिले हो, या किसी ऐसे मित्र से हाउ आर यू आई एम फाइन के आगे कैसे बात करना जिससे आप रोज मिलते हो, रोज उसके साथ उठते बैठते हो। तो ये सारा प्रैक्टिकल चीज मैं सिखाती हूँ, रियल ह्यूमन बीइंग मैं प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। और जब वो मेरे नॉलेज को अमल में लाते हैं रियल इंसान बड़ी पार्टनर्स के साथ, तब मैं उन्हें पर्सनल अटेंशन देती हूँ कि वे कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कहाँ वे अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। और फिर मैं उनका फीडबैक बना के उनको बताती हूँ कि दीज आर द एरियाज वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड दीज आर द एरियाज वेयर यू डेफिनेटली डिजर्व द अप्रिसिएशन। आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है, ग्रामर पे काम करना है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, ये सारी चीजें मैं उनको बताती हूँ। तो इस तरीके से मेरी क्लासेस डेफिनेटली बाकी क्लासेस से अलग है। और अगर कोई व्यक्ति मेरे क्लास में 90% अटेंडेंस दिखाता है तो मैं उसे लाइफ टाइम फ्री एक्सेस देती हूँ। ये भी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने सुना होगा। कैसे? अगर मैं पहले ही बैच में बोल दूं कि आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस है, तो स्टूडेंट डिलीजेंटली क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, वो सोचेंगे अगली बैच है ना फ्री में। अब मैं उनको बोल देती हूँ, अगर आपने पहली बैच में 90% अटेंडेंस नहीं दिखाया तो अगली बैच में जो फीस रहेगी वो आपको फिर से पे करनी पड़ेगी। अब उनके ऊपर आ जाता थोड़ा सा प्रेशर कि नहीं यार, अगर अगली बैच में रिवीजन, प्रैक्टिस या हैबिट के लिए रीज्वाइन करना है और पैसे नहीं देना है, तो पहली बैच में सीरियसली, डिवोटेडली, डेडिकेटेडली, डिलीजेंटली आपको अटेंड करना है। और अगर वो पहली बैच 90% अटेंड कर ले तो उनमें ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट होता है, सी चेंज नजर आता है उनकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। वो इंटरव्यू देने लायक बन जाते हैं, उसको क्रैक करने लायक बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे कि आपने मैम शुरुआत में बात की कि एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, बात की जाए तो स्किल्स की कमी है, स्किल्ड एम्प्लॉयज की कमी है। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज में भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। ऐसे में नागपुर में अगर बात की जाए तो आपके पास कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्पोकन इंग्लिश का। और स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं कि पारुल मैम ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है हम, लेकिन हम इंग्लिश में वार्तालाप नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे। आज की तारीख में लंदन से भी स्टूडेंट है मेरे पास, आज की तारीख में मेरे पास कनाडा से भी स्टूडेंट है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे? तो काफी सारी नागपुर की औरतें जिनकी एनआरआई के साथ शादी हुई है ना, उनके पति है वो लंदन में जॉब करते हैं। अब पति को इंग्लिश आती तभी तो लंदन में जॉब लग गई, लेकिन वाइफ वहां सोशलाइज भी नहीं हो पा रही, वाइफ वहां पे ग्रोसरी स्टोर में जाके सामान भी नहीं खरीद पा रही है ना। वाइफ हस्बैंड के जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी जो स्पाउसेस आ रही है, उनके साथ जो नॉर्मल गेट टुगेदर और वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मेरे पास ज्वाइन करते हैं। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस चीज की जरूरत है और इस चीज की जरूरत बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन, प्राइड ऑफ नागपुर, बेस्ट ट्रेनर इन नागपुर, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है आपके स्किल्स के लिए जी। ये जो प्रोत्साहन मिलता है आपको ये अवार्ड से, ये कितना आपके लिए लायबल रहता है? ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इससे मुझे ये चीज की प्रेरणा मिलती है कि मुझे और बेहतर करना है, मुझे और लोगों की मदद करनी है और मुझे इस अवार्ड की लाज रखनी है, मुझे इस अवार्ड की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि बस ये अवार्ड मिला खत्म, ठीक है, अब मुझे अपने ऊपर और काम करना है, मुझे समाज में, सोसाइटी में और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करके और ज्यादा यंगस्टर्स की मदद करके वो लेवल की इक्वालिटी लानी है कि मराठी मीडियम का स्टूडेंट और सीबीएसई के बच्चे इक्वल लेवल पे बात कर सकते हैं। मैं सिखाती हूँ, ठीक है। तो जितना कॉन्फिडेंस एक सीबीएसई स्टूडेंट में होता है इंग्लिश बोलने का, उस लेवल का कॉन्फिडेंस और उस लेवल की फ्लुएंसी और उस लेवल का करेक्ट ग्रामर बोलना, करेक्ट ग्रामेटिकली वे में बोलना, मैं एक मराठी मीडियम के स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ। क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, लोअर इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम के होते हैं, जिन्हें कुछ हद तक इंग्लिश समझ जाती है लेकिन बोलते नहीं आता। तो मेरे लिए ये अवार्ड सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवार्ड है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी स्किल्स में और बेहतरी लाना है ताकि मैं इन लोगों के लिए और बेहतर कर सकूं।
मैं जितने भी आर्मी ऑफिसर्स के फैमिली के लोग रहते हैं मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ। दैट्स ग्रेट। तो अगर कोई आर्मी ऑफिसर्स है या फिर उनकी फैमिली के कोई भी लोग हैं और उनको लगता है कि नहीं, वो आके मुझे बता दे कि देखिए मेरे पापा आर्मी ऑफिसर है, मेरे भैया आर्मी ऑफिसर है, तो उनसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं। मूविंग टू एंड, हम सब अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ काफी ज्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों की भाषा हमें काफी ज्यादा प्रभावित करती है और इंग्लिश बोलने के लिए हम सब ललायत होते हैं, लेकिन मन में हिचकिचाहट रखते हैं। उसी हिचकिचाहट को दूर करने का काम करती हैं पारुल आर्य। एंड वी विश यू हैप्पी वुमेन्स डे Thank you so पारुल much. जी। नमस्कार।